Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about how to create lesson plan. जी हाँ गाइज, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट जो है वो आ चुकी है और यहाँ पे बात करने वाला हूँ लेसन प्लान के बारे में, यानी कि पाठ योजना के बारे में कि आप लोग अपने पाठ योजना जो है वो उसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको पूरी चीज़ें यानी कि इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में एक एक स्टेप को मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना लेसन प्लान जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे विज्ञान सब्जेक्ट आपका ले रहा हूँ, जिसको साइंस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देख लेते हैं। तो चलते हैं आपकी ऑफिशियली जो पीडीएफ है उसको देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है वो आपकी पीडीएफ मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, तो इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा सा चलते हैं ऊपर और यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी होती हैं और लेसन प्लान में क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कॉलेज वालों ने आपको बताया होगा। जो अगर कॉलेज वालों ने कुछ नहीं बताया है तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देख के काफ़ी सारा अंदाजा आपको यहाँ पे लग जाएगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो जैसे कि बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है वो कॉपी एक नॉर्मल रजिस्टर आप ले सकते हैं। ठीक है, चाहे दोनों साइड वाला ले लीजिएगा, चाहे तो वन साइड वाला ले लीजिएगा, यानी कि एक तरफ ब्लैंक हो और एक तरफ नॉर्मल पेज, यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की कॉपी बनाते हैं। ठीक है, और जो अगर प्रैक्टिकल फाइल्स आपको मिली हुई है आपके कॉलेज से देन ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पहला प्रैक्टिकल या कह सकता हूँ पहला लेसन प्लान जो है, जिसको हम लोग पाठ योजना बोलते हैं, यानी कि सूक्ष्म पाठ योजना ही बोल सकते हैं। तो पहला है आपका, ठीक है, जिसमें आपको इसी तरीके से लिखना है। उसका आपको प्रस्तावना कौशल लिखना है। देन आपको महाविद्यालय का नाम, यानी कि जहाँ पे आपने टीचिंग करी है उस स्कूल का नाम लिख सकते हैं, यानी कि जो भी आपका कॉलेज रहा होगा, ठीक है, उसका नाम लिख सकते हैं। नीचे आप यहाँ पे जैसे जो अगर आप लड़के हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखिएगा। यहाँ पे मैंने अपना नाम मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और अदरवाइज जो अगर लड़कियां देख रही हैं इस चीज़ को या गर्ल्स देख रही हैं तो यहाँ पे छात्र अध्यापिका कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिनांक की बात करता हूँ, जिस दिन आपने पढ़ा है। फॉर्मेट आप इस तरीके से रख सकते हैं, पूरा दिनांक लिखिएगा, उसका मैं कक्षा, जैसे कि ये जो सब्जेक्ट है या ये जो विषय है, जो 8th और 9th दोनों में टॉपिक क्लियर मतलब कॉमन रहता, तो मैंने 8th और 9th दोनों को लिख दिया, क्योंकि ऊर्जा यानी कि एनर्जी जो टॉपिक है वो दोनों में ही। उसके बाद में आपको विषय लिखना है। विषय यानी कि विज्ञान लिया है मैंने यहाँ पे, यानी कि साइंस। ठीक है, देन चक्र, चक्र जो है वो आपका पीरियड होता है, यानी कौन से पीरियड में आपने पढ़ाया है बच्चों को। देन बोल सकते हैं अवधि, कितना टाइम ड्यूरेशन है, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आगे आपको प्रकरण लिखना, प्रकरण यानी कि टॉपिक जो होता है। ठीक है, देन यहाँ पे ऊर्जा लिखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। उसके बाद में समान उद्देश्य, क्या उद्देश्य, देखिए इन पॉइंट्स को खासकर ध्यान रखिएगा। कुछ इस तरीके से, बाकी जितना बढ़िया बना सके उतना बढ़िया बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे समान उद्देश्य डाला है। अब देखिएगा, जो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, प्रकरण में जो आपका टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हिस्ट्री में भी जैसे कोई भी टॉपिक आप उठा लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने किसी कोई एक्ट उठा लिया, ठीक है, जैसे 1957 की क्रांति उठा ली, तो आपने यहाँ पे टॉपिक डाल दिए, प्रकरण में डाल देंगे 1947। फिर समान उद्देश्य, उद्देश्य क्या क्या है, यानी कि इतिहास पढ़ने से क्या क्या रुचि, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके। ठीक है, और उसके आने विशिष्ट उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इन दोनों को आप आराम से लिख लीजिएगा उसमें। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताया था, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले सामान्य उद्देश्य को पढ़ लेते हैं, उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य को पढ़ेंगे, देन आप आराम से समझ जाएंगे क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है। देन आपको पहला पॉइंट लिखना है, सामान्य उद्देश्य में बच्चों में भौतिक विज्ञान विषय विज्ञान के प्रति रुचि जागृत होती है। ठीक है, बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना होता है, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व को बताना होता है, और बच्चों को नवीन अनुसंधान की ओर प्रेरित करना होता है, बच्चों के अंदर प्रौद्योगिकी की समझ उत्पन्न करना होता है। ठीक है, तो समान उद्देश्य लगातार ये कह सकता हूँ सभी के लिए सेम ही रहते हैं, बस आपको चीज़ों को चेंज करना है। जैसे मान लो जो अगर आप इतिहास का सब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी कि हिस्ट्री जो अगर आपका सब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है, बच्चों में इतिहास विषय विषय के प्रति रुचि जागृत होती है, इस तरीके से आप पढ़ बना ले सकते हैं। और जैसे मान लो केमिस्ट्री है तो आप यहाँ पे केमिस्ट्री कर दीजिएगा। ये जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मान लो ज्योग्राफी है तो आप उस सब्जेक्ट को कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
और पॉलिटी है या फिर बायोलॉजी है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को आप आराम से मेंशन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देख लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं तो बच्चों को ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, पहला पॉइंट। सेकंड, बच्चों को गति ऊर्जा की जानकारी प्राप्त हो जाती है, सेकंड पॉइंट। थर्ड में आएगा बच्चों को स्थिर इस स्थिरजित ऊर्जा की जानकारी प्राप्त होती या हो जाएगी, ठीक है। बच्चों में द्रव्यमान ऊर्जा की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये आपके हो जाते हैं क्या, विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है, समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। तो देखिएगा, समान उद्देश्य जो होते हैं वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं, बच्चों से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो वही बात करिए, बच्चों को ऊर्जा के बारे में, यानी बच्चे कितनी चीजें जान सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो समान उद्देश्य में क्या, सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों को लिखना है कि उससे क्या क्या फायदे हैं, ठीक है, और बच्चा उनसे क्या क्या चीजें सीख रहा है, वो आपका आएगा विशिष्ट उद्देश्य में। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आपको मेंशन करना है। देन आपको शिक्षण विधि सभी के लिए सेम ही रहती है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल लिख सकते हैं, ठीक है। शिक्षण विधि यानी कि प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण विधि, ठीक है। सामग्री क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो जैसे फिजिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, जिस सब्जेक्ट या जिस टॉपिक को लिया हुआ मैंने, ठीक है, या जिस प्रकरण को लिया गया था, तो इसमें आपकी कील, हथौड़ा, धनुष, बाण आदि तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी के पढ़े तो बताएंगे ना कि एनर्जी किस तरीके से, अब इसमें कील को हम ठोकेंगे तो उसमें हम एनर्जी का यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो वही चीज बात कही गई है। देन पूर्व ज्ञान, इसके पहले पूर्व ज्ञान क्या होता है उसकी बात करते हैं। बच्चे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की जानकारी रखते हैं तथा भोजन की महत्ता से परिचित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको प्रस्तावना। इस तरीके से बॉक्स बना के सारी चीजें करनी है। प्रस्तावना, ये क्रम संख्या आ जाएंगे, उसका है छात्र अध्यापक क्रिया, यानी कि टीचर जो है वो क्या क्रिया करेगा, फिर छात्र क्रिया, और बच्चे जो है उसमें क्या क्रिया करेंगे। तो पहला बात करते हैं, छात्र अध्यापक ने क्या कहा कि पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है, तो मनुष्य, बच्चों ने आंसर दिया। सेकंड प्रश्न छात्र अध्यापक पूछता है, यानी कि टीचर पूछता है, यानी कि आप पूछ रहे हैं कि आप पढ़ा रहे हैं, तो मनुष्य की कितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा कहा गया 3 मूलभूत आवश्यकताओं का नाम बताओ, तो 3 मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी है, तो रोटी, कपड़ा और मकान है। उसके बाद बात करते हैं चौथा, मनुष्य यदि भोजन ना करे तो क्या होगा, तो वह मर जाएगा, ठीक है। फिफ्थ आता है क्या, कि भोजन के अभाव में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, अर्थात भोजन मानव शरीर को क्या प्रदान करता है, तो बच्चे शांत हो गए, यानी कि बच्चों को पता नहीं चला कि अब क्या आंसर देना है, तो बच्चे मौन हो गए। तो ये प्रश्न क्या हो गया, ये प्रश्न समस्यात्मक हो गया, यानी जो बच्चों को नहीं मालूम है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य कथन क्या है, तो बच्चे आज हम लोग ऊर्जा यानी कि एनर्जी का विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रस्तुतिकरण। देन शिक्षण बिंदु, किस चीज़ पे हमने फोकस किया, तो ऊर्जा पे फोकस किया, यानी कि एनर्जी पे। देन यहाँ पे छात्र अध्यापक लिखना है, जो अगर इसको फीमेल देख रही है, यानी कि लड़कियां देख रही, तो यहाँ पे छात्र अध्यापिका कर दीजिएगा, इस चीज़ का थोड़ा लिखिएगा। बाकी यहाँ पे छात्रगता लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें आएंगी इसमें। देन श्यामपट्टकार, यानी कि जो आप वहाँ पे जो भी आपका बोर्ड लगा होगा, चाहे ग्रीन बोर्ड आज के टाइम पे चल रहे हैं, अदरवाइज ब्लैक बोर्ड बोल सकते हैं, तो वही चीज़ हो गई आपकी, ठीक है। तो पहला प्रश्न पूछा था, भोजन करने से शरीर को क्या मिलता है, ठीक है। तो बच्चों ने बच्चों ने आंसर दिया ताकत, ठीक है। सेकंड प्रश्न आपने पूछा कि ऊर्जा की परिभाषा बताओ, यानी कि एनर्जी की डेफिनेशन बताओ, तो बच्चे भैया मौन हो गए, नहीं मालूम था बच्चों को, तो आपको समझाना है। तो स्पष्टीकरण आप कैसे करेंगे इस चीज का, ऊर्जा यानी कि एनर्जी किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो आपने ये समझाया इस चीज को, ठीक है। उसके बाद में दोबारा से आप प्रश्न करते हैं बच्चों से कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ठीक है। बच्चे फिर से मौन हो जाते हैं, यानी कि बच्चों को नहीं मालूम है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो उसका स्पष्टीकरण हमने किया कि ऊर्जा के प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इसको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो ये चीज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है गतिज ऊर्जा, जिसमें प्रश्न हम लिखेंगे आंधी तूफान आने पर क्या होता है, ठीक है। तो बच्चे ने कहा कि पेड़ पौधे, टीन आदि गिर जाते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि आंधी में कौन कौन सी या कौन सी ऊर्जा होती है, तो बच्चे मौन हो गए, यानी कि बच्चों को नहीं मालूम। तो अब आप इस चीज़ को स्पष्टीकरण करेंगे, यानी कि इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताएंगे कि गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, किसी वस्तु में उसकी गतिज ऊर्जा के कारण
जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है इसे ध्यान रखिएगा, यानी कि सूत्र जो है के ई इक्वल टू 1/2 mv²। एम जो है वो आपका द्रव्यमान हो जाता है, ठीक है, और वी जो है वो क्या हो जाएगा, वस्तु का वेग हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि हथौड़े में कील ठोकने की क्षमता, हथौड़े में कील ठोकने क्षमता, तो कैसे, तो कील रखी उसका फिर हथौड़े पे फोर्स लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है, तभी तो वो चीज हो रही है, तो ये यानी कि काइनेटिक एनर्जी का ये उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अब आगे एक बार हम देख लेते हैं श्याम पट्ट पे क्या क्या चीजें लिखी आएंगी। तो श्याम पट्ट पे जैसे खिंचा तीर लक्ष्य को भेद सकता है, ठीक है। देन यांत्रिक ऊर्जा में कह सकते हैं ऊर्जा दो प्रकार की होती है, ठीक है। देन गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है उसको हम लिखेंगे, यानी कि हम क्या है बोर्ड पे भी लिख रहे हैं ये चीजें, जो मेन मेन पॉइंट्स है, क्योंकि ये सारी चीजें हम बोल रहे हैं, लेकिन सूत्र को तो आप लिखेंगे ही ना बोर्ड पे, तो वो चीज लिखी है हमने यहाँ पे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू 1/2 mv²। आगे देखते हैं चीजों को। उसके आगे फिर इसी तरीके से आपको कॉपी में इस तरीके से बनाना ही है, ठीक है। देन शिक्षण बिंदु क्या है, छात्र अध्यापक कथन है ये, और छात्र कथन है, और फिर श्यामपट्ट कार्य है। देन सेकंड उदाहरण किससे कह सकते हैं कि आंधी में टीन उड़ने की क्षमता, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी एक काइनेटिक एनर्जी का उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है आपका क्या, बंदूक से छूटी गोली में लक्ष्य को भेदने की क्षमता, तो ये भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी का है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। फिर हम प्रश्न पूछते हैं कि नदियों के किनारे बांध आदि टूट जाएं तो क्या होगा। तो बच्चे आंसर देते हैं बाढ़ आ जाएगी, पेड़ पौधे तथा मकान वह बह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बा करना है इसको, वाह हो गया, ठीक है, बह जाएंगे। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि बांध द्वारा रोके गए जल में कौन सी ऊर्जा होती है, ठीक है। तो बच्चे मौन हो जाता है, बच्चों को नहीं मालूम, तो अब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन को कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति या विकृत के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। उदाहरण, बांध के जल को नीचे गिरना, टरबाइन को घुमाना होता है, ठीक है, तभी वहीं से इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू होती है, टरबाइन वाला जो प्रोसेस है वो यहीं पे बांध के पास ही लगाया जाता है। सेकंड, चाबी वाली घड़ी का चलना स्थितिज ऊर्जा के कई रूप हैं। कौन कौन से रूप है, पहला आता है आपका क्या, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर रखी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे श्यामपट्ट यानी कि बोर्ड पे आप क्या लिखेंगे, रबड़ को खींचकर छोड़ देने पर चोट लग जाती है, तो ये भी क्या है आपका एक स्थितिज ऊर्जा का ही है, ठीक है। आगे देखते हैं चीजों को। उसके बाद बात करते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला या सूत्र है Pe इक्वल टू mgh। अब यहाँ पे m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण है, और h है आपका वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई, ठीक है। सेकंड आता है प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा, यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दबी हुई स्प्रिंग में प्रयासित स्थितिज ऊर्जा होती है जो घड़ी को चलाती है, ठीक है। थर्ड आता है आपका स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वैद्युत आवेश भी एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, जिसे स्थित वैद्युत स्थित ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विकर्षण आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। चौथा आपका आएगा चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, यानी कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा गतिमान आवेश अथवा धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है, ठीक है, यह उत्पन्न हो जाती है, जिससे चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ओके। तो ये हो जाता है। और श्यामपट्ट पे आप देख सकते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यानी कि उसका जो फॉर्मूला है वो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ ऐसे प्रोटॉन प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण का गुण होता है। प्रतिकर्षण का गुण होता है, यानी कि जो अगर दो प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में मिलाएंगे तो वो अपने आप अलग भागेंगे, यही जो अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आप मिलाएंगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यानी कि वो जो समझाएगी ये, ठीक है। आगे नेक्स्ट आप देख सकते हैं फिफ्थ पॉइंट में आप देख सकते हैं, आप समझा सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा, जिसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के ईंधनों में स्थितिज ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचालित रहती है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ठीक है।
देन आता है आपका इसी में क्या, नाभिकीय ऊर्जा, इसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाभिकी में स्थित ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का उदाहरण परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम है, ठीक है, जो कि मालूम ही होगा कि परमाणु बम जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए गए थे वो इसी पे ही आधारित है। सेवेंथ पॉइंट में आप ले सकते हैं कि ऊर्जा के मूल स्रोत के रूप में सूर्य। अब भैया सूरज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत मूल स्रोत है। जो अगर सूरज नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का कोई प्रोसेस ही नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस का कोई प्रोसेस नहीं होगा, यानी कि तो पेड़ पौधे जीवित ही नहीं रह पाएंगे, पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे तो हम और आप जीवित नहीं रह पाएंगे। तो वही चीज बात करिए, ऊर्जा के मूल स्रोत के रूप में सूर्य। सूर्य से किस तरीके से एनर्जी हम लेते हैं वो बात करेंगे। सूर्य में हाइड्रोजन के नाविकों का संचालन या संलयन होता है, जिसमें सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, इसमें सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे 1H2 प्लस 1H2 इक्वल टू 2He की पावर 4 प्लस एनर्जी, साथ ही साथ क्या मिल जाती है, यहाँ पे एनर्जी निकल आती है, ठीक है। उसके बाद में द्रव्यमान की बात करते हैं, इसमें प्रश्न पूछते हैं द्रव्यमान ऊर्जा क्या है। अब बच्चा मौन रहता है, बच्चे को नहीं मालूम, अब आप स्पष्टीकरण करेंगे, यानी कि द्रव्यमान मतलब मास एनर्जी जो होती है वो क्या है। तो द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। यदि किसी पदार्थ में m यानी कि द्रव्यमान की क्षति हो जाए तो इससे उत्पन्न ऊर्जा E=mc², जहाँ m जो है वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है। प्रकाश c जो है क्या, प्रकाश का वेग है, और तो इसका क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ये क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा प्रकाश की, ठीक है। नेक्स्ट आता है बोध प्रश्न। अब उसके बाद में सारी चीजों को इकट्ठा जब आप पढ़ाएंगे कि रिकॉल करवाएंगे कि क्या क्या चीज है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो बात करते हैं ऊर्जा किसे कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताओ, ठीक है, गतिज ऊर्जा का 2 उदाहरण बताओ, ये आपको बच्चे से पूछना है, ठीक है। और बाकी आप यहाँ श्याम पट्ट पे ले सकते हैं कि कोयला पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा है, ठीक है, यूरेनियम रेडियम और थ्योरियम में नाभिकीय ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स आप ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप बात करते हैं निरीक्षण कार्य। अब क्या क्या निरीक्षण कार्य, जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कॉपी में उतार रहे हैं, यानी कि जब बच्चा नोट डाउन कर रहा होता है तब टीचर का क्या दायित्व होता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कॉपी पर उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापक, जैसे अगर आप लड़का हैं तो छात्र अध्यापक, लड़की हैं तो छात्र अध्यापिका कक्षा घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करिए कि बच्चा क्या लिख रहा है, शब्द सही से लिख रहा है कि नहीं, सही मतलब चीज़ों चीज़ों जो है वो नोट डाउन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें, ठीक है, सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें टीचर निरीक्षण करता है। उसके बाद गृहकार आप होमवर्क में क्या देंगे, तो स्थितिज ऊर्जा के सभी प्रकार का चार्ट बना कर लाओ, ठीक है, ये तो ये आप होमवर्क दे देंगे। उसके बाद में हस्ताक्षर हो जाएंगे पर्यवेक्षक के, और यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे छात्र अध्यापक यानी कि आपके, तो मैं यहाँ पे अपने कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है पहला लेसन प्लान कंप्लीट। इसी तरीके से बाकी सारे लेसन प्लान बनाने हैं आपको। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, और मेरे ख्याल से सभी को आराम से समझ में भी आ गया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। जो अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इस तरीके से और भी वीडियोस को देखने के लिए, ठीक है। और अभी तक जो अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो सभी को ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फाइनल चीज़, व्हाट्सएप चैनल जो है, यानी कि व्हाट्सएप ने नया अपडेट निकाला है, इसमें व्हाट्सएप का भी चैनल क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पे व्हाट्सएप का चैनल क्रिएट कर दिया गया, तो उस व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड